हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएसएफ। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी। आज हम अपना सेकंड चैप्टर देखेंगे एनसीईआरटी में ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। इसको हम सीटेट के लिए कवर करें। देखिए, दिसंबर में पेपर तो है, लेकिन इसको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा एनसीईआरटी, फिर प्रीवियस ईयर पूरे क्वेश्चन और नोट्स को कवर करेंगे, तभी हो पाएगा। तो फिर हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो शुरू होता है ना हमारा, यहाँ से पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। देखिए, हमने पहले पढ़ लिया कि हमारी पृथ्वी जो है वो गोलाकार नहीं है, कि कौन से शेप की है, जियोड शेप की है। ठीक है, याद रखिएगा। वह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। मतलब देखो, उत्तर यानी नॉर्थ साइड और ये साउथ साइड में थोड़ी कैसी है, ये चपटी हुई है, चपटी टाइप की है। और उसके बाद बीच में कैसी है, ये थोड़ी सी उभरी हुई है। क्या कल्पना कर सकती है कि ये कैसी दिखती होगी? मतलब ये आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसी दिखती होगी। इन सब संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। ये देखिए ग्लोब। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है, याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन कई बार आ चुका है, यही लाइन याद रखिएगा। ग्लोब जो है पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। याद रखिएगा, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं, ये सब आ चुका है। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते हैं, लेकिन कुछ छोटे भी होते हैं जिनको हम जेब में भी रख सकते हैं। बलून के साइज का होता है, जिनमें हवा भरी जा सकती है, आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ग्लोब स्थिर नहीं, देखो ग्लोब जो है ना स्थिर नहीं, अपने अच्छे पे ये देखिए इसे टिकी हुई, लेकिन हमेशा ऐसे मोशन करती रहती है। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया लट्टू घुमाता है। आपने देखा होगा ना गांव में कि कुम्हार का जो मतलब कि पहिया रहता है, कुम्हार वो उसको घुमाता रहता है, उसके लट्टू को ऐसे, ताकि तभी उससे पुरवा वगैरह जो होते हैं वो सब निकलते हैं। ग्लोब पर देश, महादेव, महासागर को उनके सही आकार में दिखाया जा सकता है। ये चीज़ याद रखिएगा। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती। इसके लिए हमें कुछ बिंदु एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। देखिए, अब यहाँ से भी स्टार्ट होता है हमारा। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई है अवस्था में स्थित, अभी हमने दिखाया, जिसे अक्ष कहते हैं। आप इधर देख लीजिए, नहीं तो फिर समझना में मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए झुकी हुई है ना, इसके साइड पे, ये क्या है, हमारा अक्ष है। इसको क्या हम बोलते हैं, अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु हैं जिनसे होकर सुई गुजरती है। मान लीजिए ग्लोब हो गया, ये दो बिंदुएं हो गई, इससे जो होकर सुई गुजरती हैं उत्तर तथा दक्षिण है। कहाँ पे, नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, इस तरह से आप समझ रहे हो ना। देखिए, ये हमारा नॉर्थ हो गया ऊपर का, ये नॉर्थ और ये साउथ। एक चीज याद रखिएगा, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। पश्चिम से पूर्व की, वेस्ट टू ईस्ट घुमाया जाता है। याद रखिए, इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है। पृथ्वी पर तो कोई सुई नहीं है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर बस घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। यह एक काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसको हम क्या बोलते हैं, विषुवत कहते हैं। ये देखिए, आप इस तरह से देखिए, ये आप इसको देख रहे हैं ना, इसको दो बराबर भागों में काट रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन, विषुवत 0 डिग्री लाइन कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। आप इस तरह से देख रहे हैं, ये उत्तरी गोलार्ध है हमारी, ये पृथ्वी हो गई। ये ऊपर के भाग को हम क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध, तथा नीचे वाले भाग को इसको क्या बोलेंगे, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ये दोनों ये इक्वेटर जो है इसको काट रहा है। आप नहीं समझे होंगे। ये देखिए लाइन, देखिए ये बीच की लाइन हो गई विषुवत रेखा। इसके ऊपरी भाग को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और इसके उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। याद रखिए, ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं, मतलब बराबर में कटा। इस प्रकार विषुवत वृत्त पर पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। याद रखिएगा, इस प्रकार जो विषुवत वृत्त है ना, वो पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। कौन, विषुवत वृत्त। याद रखिएगा, विषुवत वृत्त ध्रुवों तक इसकी स्थिति सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। देखिए, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अक्षांशों को किस में मापा जाता है, इसको हम किस में मापते हैं, अंश में। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। विषुवत वृत्त किसको दर्शाती है, शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप जो है 360 डिग्री का है, यानी जिनको हम अंश बोलते हैं, 360 अंश का, यानी 1/4। या फिर हम उसको ले सकते हैं 90 डिग्री। इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है, तथा 90 डिग्री अंश जो है दक्षिणी अक्षांश और दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस तरह से याद रखिएगा।
इस प्रकार विषुववृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुववृत्त के दक्षिण में स्थित सभी रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जा सकता है। अब उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है, ताकि मतलब कि उस पता चल सके कि कौन सा उत्तर है कौन सा दक्षिण है और कितना किसका मान है। समानता इसे उत्तर या दक्षिण अक्षर से व्यक्त किया जाता है, मतलब शॉर्टकट में उ या फिर द से। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील में दक्षिण अमेरिका में कौन है, वेलो हॉरिजोटो, दोनों एक ही अक्षांश मतलब 20 डिग्री अंश पर स्थित हैं। लेकिन चंद्रपुर जो है विषुववृत्त के 20 डिग्री अक्षांश उत्तर में है, यानी इस साइड में है। चंद्रपुर कहाँ है, ये उत्तर में है, ठीक है, याद रखिए कहाँ पे, उत्तर में है। एवं बेलो हॉरिजोट विषुववृत्त के 20 डिग्री अक्षांश दक्षिण में है, या ये कहाँ पे होगा, दक्षिण में होगा। इसलिए हम कह सकते हैं चंद्रपुर जो है 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर है और बेलो हॉरिजोटो जो है 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे स्थित है। चित्र 2.2 से स्पष्ट हो जाएगा। अभी हमने आपको चित्र दिखाया 2.2 जो है ये देखिए आप, इस तरह से हो जाएगा। ये यहाँ पे चंद्रपुर, यहाँ बेलो हॉरिजोट, उत्तर दक्षिण का मतलब इसके तरीका से पता चल जाता है। जैसे जैसे हम विषुववृत्त से दूर होते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए जैसे जैसे हम विषुववृत्त है, जैसे जैसे हम इससे दूर भागते हैं ना, वो क्या होता है, अक्षांशों का आकार जो है वो घटता जाता है। महत्वपूर्ण अक्षांश, देखो महत्वपूर्ण अक्षांश जो है विषुववृत्त, पहली बात तो 0 डिग्री लाइन हो गई, ठीक है। उत्तर ध्रुव जो हो गया 90 डिग्री उत्तर हो गया तथा दक्षिण ध्रुव जो हो गया 90 डिग्री दक्षिण हो गया। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं भी हैं। कौन कौन सी है, उत्तरी गोलार्ध, देखो उत्तरी गोलार्ध हम आपको पहले दिखा देते हैं। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध ऊपर वाला जो हो गया ये उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला क्या है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। इसके देख लेते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ झुकी हुई है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ झुकी हुई है, याद रखिएगा। विषुववृत्त 66.5 डिग्री उत्तर में और उत्तर ध्रुव वृत्त में झुका हुआ है। फिर वही विषुववृत्त के मतलब कि किनारे में, ये किनारे वाला जो भाग है ये दक्षिण वाला, इसको क्या बोलेंगे, 66.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव वृत्त। एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ, ये देखिए दक्षिण ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री है, और उसके बाद ये आता है उत्तर ध्रुव जो आता है 66.5 डिग्री है। यहाँ पे अब देखिए कर्क रेखा ना ये है उत्तर साइड में 23.5 डिग्री उत्तर में, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, ये चीज़ याद रखिएगा। पृथ्वी के ताप कटिबंध, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य जो है वर्ष में एक बार दोपहर के से ठीक मतलब सिर के ठीक ऊपर होता है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ से सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता, मतलब क्षितिज से ज़्यादा ये जा नहीं पाता, इसलिए शीत कटिबंध वाले क्षेत्र होते हैं। कौन से होते हैं ये, शीत कटिबंध वाले। अब हम देशांतर क्या होता है उसको देखते हैं। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की भी आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश पे टिका हुआ है। कौन सा, 20 डिग्री पे दक्षिण पे। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा या पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इन संदर्भ रेखाओं को देशांतरी यामोत्तर कहते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतरी यामोत्तर कहते हैं। उनके बीच की दूरी को देशांतरों के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुव पर शून्य होती हैं, जहां सभी देशांतरी यामोत्तर आपस में मिलती हैं। याद रखिएगा। अक्षांश, जिसको समांतर रेखा भी बोलते हैं, समांतर रेखा से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तरों की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि मतलब कि ग्रीक
ग्रीनविच, जहाँ, यहाँ से देखो क्वेश्चन याद रखिए, क्वेश्चन मतलब लगाने के लिए बोलता है, निश्चय किया जहाँ ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है। ग्रीनविच जो है यहाँ पे ब्रिटिश राज की वेधशाला स्थित है। यहाँ से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी, ईस्ट और वेस्ट की तरफ गिनती शुरू की जाएगी। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इस यामोत्तर को क्या बोलते हैं? प्रमुख यामोत्तर कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री है, याद रखिएगा, इसका मान 0 डिग्री देशांतर है। ये देखिए 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना कर सकते हैं। इधर 180 तक पूर्व जा सकते हैं, फिर पूर्व में जा सकते हैं, फिर वेस्ट ईस्ट या फिर वेस्ट में जा सकते हैं। देखो प्रमुख यामोत्तर तथा 180 यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में, पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। ये विभक्त कर रही हैं। इसलिए किसी स्थान के देशांतर से आगे पूर्व के लिए पू लिखा होगा, पश्चिम के लिए प लिखा होगा, उपयोग करती है। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतरी यामोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। ये जो हम आपको ग्रिड दिखाएं, अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर उस स्थान का पता लगाइए। उदाहरण के लिए असम में धुबरी, देखो असम में जो धुबरी है वो 26 मतलब डिग्री उत्तर में है और 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को हम यहाँ मतलब कि जहाँ ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगा जहाँ पे ये दोनों बिंदु काटेंगे। इसको समझने के लिए कागज पर असमान दूरी वाले, देखिए इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। जिन बिंदुओं पर ये ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाएं एक दूसरे को काटती, वहाँ कुछ छोटे वृत्त खींचिए तथा इन छोटे वृत्तों को अ ब स द से मिलाना है। मान लीजिए कि ऊर्ध्वाधर रेखाएं पूर्व देशांतर एवं क्षैतिज रेखाएं उत्तरी अक्षांश को व्यक्त करती हैं। आप देखेंगे कि वृत्त अ ख जो है उत्तरी अक्षांश तथा 1 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अन्य वृत्तों की स्थिति ज्ञात करें। देशांतर और समय देखते हैं। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति, मतलब ये जो मोशन करती है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर सबसे छोटी है एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ग्रीनविच पर देखो, पहले के लोग जो होते हैं ना, अभी देखो जो बहुत दादा दादी होंगे हमारे हम लोग के आगे, वो लोग क्या करते हैं, अगर हमसे पूछो कितना टाइम हो रहा है ना तो उनको नहीं पता, धूप में देखते हुए बता देते हैं। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। चूंकि जो पृथ्वी पश्चिम से, एक सेकंड याद रखिएगा, पृथ्वी वाला लाइन, पृथ्वी हमारी जो होती है पश्चिम से पूर्व की, आग देखो बहुत कंफ्यूज हो गए। सूर्य जो है हमारा किधर से निकलता है, पूर्व से पश्चिम, लेकिन हमारी पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूर्व, अपोजिट जस्ट लगाती है। वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में उनका समय ग्रीनविच से समय से आगे होगा। ये एक चीज़ और याद रखिएगा, वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में होगा उनका समय क्या होगा, आगे होगा, और जो पश्चिम में होगा वो क्या होगा, पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। मतलब जैसे पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 324 घंटा होता है, हमें पता है, और कितने डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में 15 डिग्री होता है। 1 घंटे में कितना होता है, 15 डिग्री होता है। एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, और 4 मिनट में वो कितना घूमती है, 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच दोपहर 12 बज रहे होंगे, ठीक है, 12 बजते, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में, 15 डिग्री की बात कर रहा है, 15 × 4 कितना हो गया, 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच पे कितना बज रहा है, 12 बज रहा है। आगे चलेगा ना तो 1 घंटा, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का टाइम होगा तो यही 60 मिनट पीछे कर देंगे तो 11 बजेगा। इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय मतलब जो है एक जैसा। हम मानक समय क्यों मानते हैं, देखो अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है, क्योंकि कोई कोई कंट्री बहुत बड़े होते हैं। जैसे आप अपने यहाँ का ही देख लो यार, मतलब कि गुजरात का देख लो और असम का देख लो या फिर अरुणाचल प्रदेश का देख लो, टाइम में डिफरेंस होता है ना। बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए वह आवश्यक है कि देश के मध्य से भाग से गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय के देश का मानक समय माना जाए।
इस याम उत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यामोत्तर माना गया है। इस यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है और इसे भारतीय मानक समय के नाम से भी जाना जाता है। कबीर, देखो कबीर जो है भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वो अपने मित्र आलोक से कहता है कि वो लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच में एक क्रिकेट हो रहा है जो लंदन में 2 बजे दोपहर में होगा, अर्थात भारत के समय के अनुसार 7:30 बजे होंगे और देर रात्रि में मतलब समाप्त होगा। आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच में समय में क्या अंतर होगा, बिल्कुल टाइम में चेंज होगा। भारत ग्रीनविच की 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है, इसलिए जब लंदन में 2 बजे होंगे दोपहर के, तब भारत में 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों के देशांतरी विस्तार अधिक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है, मतलब एक से अधिक समय को अपनाया गया है। जैसे रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, हिस्ट्री को हम कंप्लीट कर रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश में देखना है, देखिए इंग्लिश में देखेंगे तो हम आपको इंग्लिश में अलग से करा देंगे। नोट्स आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगी। 49 रुपीज़ का नोट्स है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूरी है और पूरे फैक्ट है बात। और आप NCERT को जरूर से पढ़िएगा। नोट्स तो आपके रिविजन के लिए होगा, लेकिन इसको जरूर से पढ़िएगा। नोट्स आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।